बच्चों, हमारा कक्षा 8 इतिहास की पाठ्य पुस्तिका का अंतिम अध्याय, अध्याय नंबर 10 स्वतंत्रता के बाद कंप्लीट हो गया है। आज के वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नव स्वाधीन भारत के सामने कौन सी 3 समस्याएं थी। हमने देखा कि 14 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है और इसी के साथ ही भारत का विभाजन भी हो जाता है। आज़ाद भारत के सामने कुछ बहुत ही बड़ी चुनौतियां थी, जिसमें हमने देखा कि विभाजन के बाद चूंकि एक अलग देश का निर्माण हो गया था, पाकिस्तान का निर्माण हो गया था, तो विभाजन की वजह से जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आई वो थी शरणार्थियों की समस्या की, क्योंकि 80 लाख के लगभग शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। अब ये जो अतिरिक्त लोग आए हैं, इनके लिए रहने खाने का इंतजाम करना, रोजगार की व्यवस्था करना, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसी के साथ ही हम देखते हैं शरणार्थियों की समस्या के साथ ही दूसरी चुनौती थी, बड़ी चुनौती रियासतों के एकीकरण की, क्योंकि आज़ादी के समय यहाँ 500 से ज़्यादा छोटी बड़ी रियासतें थी, जिनमें कि राजाओं का, नवाबों का शासन था, और भारत में इन रियासतों का एकीकरण करना, इन रियासतों को नए राष्ट्र में शामिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और हमने अध्ययन किया कि किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों का एकीकरण किया और इसीलिए उनको भारत के लौह पुरुष की भी संज्ञा दी जाती है। अगली चुनौती की बात करें तो लोगों को, अब चूंकि लोगों की भी कुछ आशाएं थी, इतनी लंबी विदेशी दास्ता से मुक्ति इतने लंबे समय के बाद प्राप्त हुई, तो लोगों की भी कुछ आशाएं थी, कुछ आकांक्षाएं थी नई राजनीतिक व्यवस्थाओं से। तो लोगों को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था प्रदान करना जिसके के द्वारा उनकी आशाओं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके, तो ये भी हमने देखा एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि विकास की समस्या, क्योंकि भारत इतनी लंबी विदेशी परतंत्रता से मुक्त हुआ है, तो भारत की जो आर्थिक रीढ़ थी वो लगभग टूट चुकी थी, कुटीर लघु उद्योग धंधों का विनाश हो चुका था, तो विकास की पटरी पर लाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की क्या भूमिका थी। हमने देखा कि किस तरह से देश का विकास करने के लिए योजना आयोग स्थापित किया जाता है, जो कि देश के विकास के लिए योजनाएं बनाने का कार्य, संसाधनों के आवंटन का कार्य उसे सौंपा गया। 1950 में इसकी स्थापना की गई। तो आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाना व लागू करना इसका कार्य था। हालांकि अब तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर नीति आयोग कार्य कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो उस वक्त जो योजना आयोग स्थापित हुआ, तो इसका जो महत्वपूर्ण कार्य इसे सौंपे गए कि आपको देश के आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाना है। और हमने देखा कि कई पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और हर एक पंचवर्षीय योजना में कुछ लक्ष्यों को प्राथमिकता प्रदान की गई। तो आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाना, उन्हें लागू करना, कौन से उद्योग धंधे सरकार, क्योंकि हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था जिसमें सरकारी क्षेत्र भी होता है, निजी क्षेत्र भी होता है। अब कौन सा जो उद्योग है वो सरकार के द्वारा लगाए जाएंगे, कौन से उद्योग हैं जो निजी क्षेत्र में लगाए जाएंगे, यह तय करने का कार्य भी योजना आयोग को ही सौंपा गया था। इसके अलावा कोई भी क्षेत्र ऐसे ना हो कि एक क्षेत्र तो ज़्यादा विकसित हो जाए, दूसरा क्षेत्र कम विकसित रह जाए, तो क्षेत्रों के मध्य आर्थिक असंतुलन न रहे, तो विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के मध्य किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इसको परिभाषित करने का कार्य भी किसे सौंपा गया, योजना आयोग को ही सौंपा गया। तो हमने देखा योजना आयोग ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान भरें। वाक्य को ध्यान से पढ़ना है, फिर जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनको भरना है। हमारा पहला है, केंद्रीय सूची में रिक्त और रिक्त विषय रखे गए थे। बताइए कौन कौन से विषय रखे गए थे। विदेशी मामले, कराधान संबंधी मामले और रक्षा संबंधी मामले। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कराधान, रक्षा और विदेशी मामले जो महत्वपूर्ण मामले थे राष्ट्रीय स्तर के, उनको किस में रखा गया, केंद्रीय सूची में। क्योंकि हमने देखा 3 सूचियां बनाई गई, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राष्ट्रीय महत्व के जो विषय थे वो केंद्रीय सूची के अंदर रखे गए। सेकंड है, समवर्ती सूची में रिक्त और रिक्त विषय रखे गए थे। याद कीजिएगा कौन कौन से विषय रखे गए थे, कृषि और वन। ये देखिए, कृषि और वन, ये 2 महत्वपूर्ण विषय थे। हालांकि और भी विषय थे, लेकिन जो बुक में उदाहरण दिए गए हैं, तो ये महत्वपूर्ण विषय समवर्ती सूची में रखे गए थे। वह आर्थिक योजना जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की विकास में भूमिका होती है, उसे रिक्त मॉडल कहा जाता था, रिक्त स्थान मॉडल कहा जाता था। तो याद कीजिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उसे मॉडल कहा जाता था, जिसमें कि सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों की भूमिका होती है।
रिक्त स्थान की मृत्यु से इतना जबरदस्त आंदोलन पैदा हुआ कि सरकार को आंध्र भाषी राज्य के गठन की मांग को मानना पड़ा। पहुंच जाइए मद्रास प्रेसिडेंसी में तेलुगु भाषी इलाकों में कि किस तरह से एक स्वतंत्र राज्य की मांग के लिए कौन बैठे थे अनशन पे, पोटी श्रीरामुलु। ठीक है, ये देखिए पोटी श्रीरामुलु। और उसके बाद आंदोलन इतना तेज गति पकड़ता है कि श्रीरामुलु की बाद में अनशन के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो ये आंदोलन इतना ज़्यादा फैलता है, इसकी वजह से सरकार को गठन करना पड़ता है एक पृथक राज्य का, और राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है आंध्र 1953 में, जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य रहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सही या गलत बताइए। दोबारा से हमें कथन को पढ़ना है, सावधानी पूर्वक देखना है कि क्या ये इसी तरह से था। हमारा पहला कथन है आज़ादी के समय ज़्यादातर भारतीय गांवों में रहते थे। बिल्कुल सही है। हमने देखा था कि किस तरह से स्वतंत्र जो आज़ाद भारत था उसको विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उसी दौरान हमने देखा था कि कई भारतीय, अधिकतर जो भारतीय थे वो गाँव में रहते थे। तो सत्य है कथन। दूसरा है संविधान सभा कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से मिलकर बनी थी। याद कीजिएगा क्या पढ़ा था हमने कि भारत के संविधान की रचना करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था, और उस संविधान सभा में देश के विभिन्न हिस्सों से और विभिन्न पार्टियों से प्रतिनिधि लिए गए थे। यानी देश के सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व हो, सभी पार्टियों का प्रतिनिधित्व हो, ये ध्यान उसमें रखा गया था। तो कथन क्या है, गलत है, क्योंकि एकमात्र कांग्रेस पार्टी नहीं थी, अन्य पार्टियां भी शामिल थी। नेक्स्ट है पहले राष्ट्रीय चुनाव में केवल पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया था। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भारत एकमात्र ऐसा देश है, भारत इतना महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देश है जिसमें कि आज़ादी प्राप्त होने के बाद सभी को, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, लिंग, व्यवसाय के व्यक्ति हों, सभी को बराबर मताधिकार, मत डालने का अधिकार दिया गया। जबकि हमने देखा इंग्लैंड व अमेरिका जैसे देशों में लोगों को ये मताधिकार एक साथ प्राप्त नहीं हुआ, टुकड़ों टुकड़ों में प्राप्त हुआ। पहले वहां के जो अमीर पुरुष थे, संपन्न पुरुषों को प्राप्त हुआ, उसके बाद शिक्षित पुरुषों को प्राप्त हुआ, उसके बाद जो अन्य पुरुष थे, और सबसे लास्ट में महिलाओं को प्राप्त हुआ। लेकिन भारत में एक साथ ही सबको मत देने का अधिकार, मताधिकार दिया गया। तो गलत है, क्योंकि केवल पुरुषों को नहीं बल्कि सभी को, पुरुष को भी, महिला को भी, अमीर को भी, गरीब को भी, सबको। नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई उद्योगों के विकास को। और इसी दौरान हमने देखा कि कौन कौन से संयंत्र स्थापित किए गए थे। भिलाई किया गया था, इसके अलावा दुर्गापुरा का किया गया था, राउरकेला का किया गया था। तो महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र थे जो कि दूसरे देशों की मदद से भारत में स्थापित किए गए थे, जिससे कि भारत के औद्योगिक विकास को गति मिले। नेक्स्ट है राजनीति में हमारे पास, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमे में है, यानी कथन है राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। कहने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर का क्या आशय था। डॉक्टर अंबेडकर जी किसी परिचय का मोहताज नहीं हैं, हम पढ़ चुके हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, जिन्होंने कि भारतीय संविधान का एक प्रारूप तय किया, ठीक है। इसके अलावा इन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कथन दिया था कि जिस तरह से हम राजनीतिक समानता की बात कर रहे हैं, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दे रहे हैं, राजनीति में अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार प्रदान कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से ही जनता को आर्थिक और सामाजिक समानता भी दी जानी चाहिए। लोगों में से जो समाज में व्यक्ति हैं, उनमें से कुछ अमीर वर्ग के होंगे, कुछ निर्धन वर्ग के होंगे, तो राजनीतिक समानता का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ये तो एक विरोधाभास हो जाएगा कि हम एक देश, एक नागरिक, एक वोट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास आर्थिक समानता ही नहीं है। ये देखिए अंबेडकर का क्या आशय था, क्या मतलब था इस कथन से। राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है कि समाज में लोकतंत्र हो, सभी वर्गों को साथ पनपने के मौके दिए जाए। आर्थिक लोकतंत्र हो, आय का, धन का केंद्रीकरण कहीं कुछ लोगों में, कुछ वर्गों में नहीं हो, समाज के सभी लोगों को आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के अवसर मिले। तो ये कहते हैं अंबेडकर जी कि राजनीतिक लोकतंत्र, आप वोट देने का अधिकार सभी को दे रहे हो, लेकिन राजनीतिक लोकतंत्र के साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी उतना ही जरूरी है, यानी जीवन में समानता भी जरूरी है। लोगों को वोट डालने का अधिकार दे देने से अमीर, गरीब या
ऊंची और नीची जातियों का अंतर अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। तो जिस तरह से राजनीतिक समानता जरूरी है, उसी तरह से सामाजिक और आर्थिक समानता भी जरूरी है। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना में हम, सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करेंगे, तो ये तो विरोधाभास हो गया। वही बताया गया है कि हम समाज में तो भेदभाव करेंगे, आर्थिक स्तर पर हमारे समाज में अलग अलग वर्ग रहेंगे, तो इस राजनीतिक समानता का, राजनीतिक जो वोट का अधिकार दिया गया है, उसका क्या औचित्य रह जाएगा, क्या मतलब रह जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद देश को भाषा के आधार पर राज्यों में बांटने के प्रति हिचकिचाहट क्यों थी। हमने पढ़ा था वीडियो के अंदर कि किस तरह से कांग्रेस के द्वारा आज़ादी से पहले ही वादा किया जाता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा, क्योंकि हमने देखा भारत में विभिन्न भाषाई समुदाय, भाषाई व्यक्ति निवास करते हैं, तमिल भाषी, तेलुगु भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी। तो इन जो भाषाई वर्ग थे, इनके द्वारा मांग की गई कि हमारा अलग प्रांत का निर्माण करो, अलग राज्यों का निर्माण करो। लेकिन कांग्रेस भाषा के आधार पर देश को बांटने के पक्ष में नहीं थी, भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के पक्ष में नहीं थी। उसकी इस हिचकिचाहट का कारण क्या था? तो भारत हमने देखा कि धर्म के आधार पर पहले ही बढ़ चुका था। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश हो चुके थे और भारत विभाजन की त्रासदी को झेल रहा था। हमने देखा कि कितने सारे शरणार्थी भारत आए, उनकी रोजी रोटी, आवास, रोजगार की व्यवस्था करना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और चूंकि देश में जो विभाजन हुआ वो हिंदू मुसलमानों के कारण जो विभाजन हुआ, उसके तहत जो दंगे हुए, उन भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में ये चिंता स्वाभाविक थी कि क्या देश को दोबारा बांटना जरूरी है? अभी तक धर्म के आधार पर बटा, तो क्या अब भाषा के आधार पर देश की एकता से वापस खेलना सही रहेगा? तो ये हिचकिचाहट उस वक्त कांग्रेस के मन में थी, क्योंकि भाषा के आधार पे हमारा देश दूसरा बंटवारा नहीं झेल सकता था। इसलिए चिंता होना स्वाभाविक था, क्योंकि एक झटका ही अभी तक झेलने में नहीं आ रहा था। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी दोनों ही देश के भाषा के आधार पे दूसरे विभाजन के डर से भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन था, उस नीति का विरोध कर रहे थे, क्योंकि ये देश के दूसरे विभाजन से डरे हुए थे, क्योंकि देश का पहले ही धर्म के आधार पर विभाजन हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक कारण बताइए कि आज़ादी के बाद भी भारत में अंग्रेजी क्यों जारी रही। यानी भारत में अंग्रेज चले गए परंतु अंग्रेजी छोड़ गए, इसके पीछे क्या कारण है? तो हमने देखा कि भारत में बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि अंग्रेजों के साथ ही अंग्रेजी को भी बाय बाय कह देना चाहिए, अंग्रेजी को भी विदा कर देना चाहिए और अंग्रेजी का स्थान हिंदी को दे दिया जाना चाहिए। परंतु समस्या यहाँ उत्पन्न हुई कि जो लोग हिंदी बोलना नहीं जानते थे, विशेषकर जो दक्षिणी भारत के जो क्षेत्र हैं, वो हिंदी में हम कहीं कंफर्टेबल नहीं हैं, हिंदी बोलना नहीं जानते हैं, तो इन लोगों की ये राय थी कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो इसके गलत परिणाम सामने आएंगे, क्योंकि ये जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो भारत से अलग हो जाएंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमने श्रीलंका में देखा था कि किस तरह से श्रीलंका में सिंगल भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया और उसके बाद जो वहाँ पर अल्प भाषी, जो तमिल भाषी जो लोग थे, उनके द्वारा विरोध किया गया और देश गृह युद्ध की चपेट में चला गया था। तो यहाँ पर जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण सोच समझकर फैसला लिया कि ऐसे तो भारत में जो एकता है उसके सामने खतरा उत्पन्न हो जाएगा कि यदि हम दक्षिण भारतीय राज्य विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बना देंगे तो देश की एकता को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो विवेकपूर्ण फैसला लिया गया, हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। सब ध्यान रखिएगा इसको, हिंदी क्या है? राजभाषा है। हिंदी क्या है? राजभाषा है। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसके अलावा जितनी भी सरकारी काम हैं, चाहे वो अदालतों में काम हो, राज्यों के बीच में संचार आदि के काम हो, उन सब में अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। तो देश की एकता को मद्देनजर रखते हुए भारत में आज़ादी के बाद भी अंग्रेजी जारी रही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
आज़ादी के बाद प्रारंभिक दशकों में भारत के आर्थिक विकास की कल्पना किस तरह की गई थी। हमने देखा कि आज़ाद भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, उन्हीं में से एक चुनौती थी आर्थिक विकास करना, देश का संतुलित विकास करना। तो आर्थिक विकास के लिए कुछ कल्पना की गई, कुछ रूपरेखा तय की गई। वो क्या थी? भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराना, क्योंकि लंबे 200-250 साल तक जो अंग्रेजी हुकूमत रही उससे भारतीय जो हर वर्ग था, चाहे वो किसान वर्ग हो, आदिवासी वर्ग हो, सबकी रीढ़ टूट चुकी थी। आर्थिक दृष्टि से हालत बहुत ज़्यादा खराब थे। तो पहला उद्देश्य रखा गया कि भारत को और यहाँ रहने वाले नागरिकों को गरीबी से मुक्त कराना है, देश का आधुनिक तकनीकी विकास करना है, औद्योगिक आधार निर्मित करना है। और इसी के तहत हम देखते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग धंधों के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। इसी के साथ ही बहुउद्देशीय परियोजनाओं की भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि योजना आयोग की स्थापना भी इसी क्रम में की गई, जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों का संतुलित विकास किया जा सके। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि सरल शब्दों में आपको ये जो उत्तर हैं वो समझ में आएंगे। अभ्यास करना है इनका बार बार। धन्यवाद।